कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा ही कॉमेडी की हा ही व्यंग बाण भी तीखे, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेरशबरी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे, और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले द्वारा कवि सम्मेलनों के अविस्मरणीय व रोचक अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम कवि सम्मेलन के किस्से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये किस्से मनोरंजक व अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। दुख निवारण समागम किस्से का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ और इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाए इसके लिए प्रेरणा दर्पण के साहित्यिक व सांस्कृतिक मंच का और उसकी पूरी टीम का मैं आभार भी जताता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मंच साहित्यिक गतिविधियों की निरंतरता को बड़े सक्षम तरीके से आगे बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम को देखकर सुनकर पता लग जाएगा कि डॉक्टर कीर्ति काले साहित्य के लिए वाचिक परंपरा के लिए कितना अद्भुत कार्यक्रम कर रही हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी, उपाध्यक्ष प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने मंच की पूरी टीम की ओर से हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी, शुभ्रा जी और अपनी पूरी टीम की ओर से इस नए और अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्से कवि सम्मेलन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मंच अलग अलग तरह के अनूठे कार्यक्रम लेके आता है, तो इसी कड़ी में यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जो हर सप्ताह रविवार के दिन शाम 7 बजे आया करेगा। और इसमें हमारे साथ होंगी डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, मंच संचालिका और हमारे मंच की अध्यक्षा, जो लगभग 32-33 वर्षों से मंचों पर छाई हुई हैं। तो उन्हीं
कवि सम्मेलनों के, उन्हीं मंचों के किस्से जो कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही अनूठे हैं, वो आपके लिए लेके आएंगी वो हर सप्ताह इस कार्यक्रम में, किस्से कवि सम्मेलनों। जी हाँ साथियों, ये किस्से कोई काल्पनिक किस्से नहीं है, ये किस्से कवित्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी के जीवन का हिस्सा है। ये किस्से आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे साथियों। ये जो जीवन उन्होंने उस कवि सम्मेलन वाले मंचों पर जिया है, ये वहां से किस्से निकले हैं। वो पिटारा जो उनके पास किस्सों का, लगभग 3000 कवि सम्मेलन वो कर चुकी हैं इस बीच में, देश विदेश के अनेक मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ किया है। तो इन किस्सों में आपके साथ एक पात्र के रूप में कीर्ति जी तो होंगी, उसके अलावा भी बहुत सारे जो कविगण हैं, हमारे वरिष्ठ कविगण और सभी दिग्गज कवि कवित्रियां, वो भी किसी पात्र के रूप में, किसी घटना के रूप में आपके इन सभी किस्सों में आपको मिलेंगे। तो जब भी हम कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं या कोई भी हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं, तो उसके पीछे कोई संकल्पना होती है और इसको देखा जाता है कि इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है। जब हम ये कार्यक्रम, इसकी संकल्पना हम बैठ के की थी सभी ने, तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो बिंदु सामने आए, वो उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये था कि हमें लगता है कि कवि सम्मेलन बहुत ही आसान चीज है। जो हम लोग युवा कवि हैं या नए लोग जो भी इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही आसान है, जाके परफॉर्म करते हैं और बहुत मोटे मोटे लिफाफे लोग लेके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काव्य मंचों पर जो कीर्ति जी का एक किस्सा भी है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये डगर इतनी आसान नहीं है। अच्छी कविता लिखना अलग बात है, लेकिन मंचों पर अच्छी प्रस्तुति देना वो बिल्कुल ही दिगर बात है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि मंचों पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो शायद उतना अच्छा ना लिख पाते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जानदार होती है और श्रोताओं को बहुत पसंद आती है। और कवि सम्मेलन एक बहुआयामी विधा है। इसमें किसी एक व्यक्ति से कवि सम्मेलन नहीं चलता है। इसमें आयोजक है, संयोजक है, कवि तो है ही, और साथ में श्रोता भी हैं। यहाँ तक कि लाइट वाले, साउंड वाले और टेंट वालों तक का योगदान रहता है। अब इतने सारे जो अलग अलग आयामों में से अगर एक दो आयाम भी विफल होते हैं, तो कवि सम्मेलन पूरा धराशायी हो सकता है। एक कवि के रूप में कोई बहुत अच्छी प्रस्तुति कोई कवि कवित्री देती है, हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगर वो सभी ने अच्छी प्रस्तुतियां नहीं दी हैं या श्रोताओं को पसंद नहीं आया या कि कुछ और कमियां रहेगी, तो पूरा कवि सम्मेलन खराब हो सकता है, धराशायी हो सकता है। तो ये सभी इसका हिस्सा है, जैसा कि मैंने भी बताया। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कवि सम्मेलनों में रहती है, जो कवि कवित्रियों को बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, देश के अनेक भागों में जाना पड़ता है, इसी तरह विदेशों में भी जाना पड़ता है। तो ये जो विदेशों की यात्राएं या देश के अलग अलग भागों की यात्राएं, इनसे भी उनको बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, सीखने को मिलता है, और इनसे और कविताएं उनके मन में उत्पन्न होती हैं, नई नई कविताओं का उदय होता है उन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर। और जब अलग अलग मंचों पर ये जाते हैं, तो साथी कवि जो बहुत सारे उनकी कविताओं को पसंद करते हैं, तो उनको दूसरे आयोजनों के लिए आमंत्रित भी करते हैं, दूसरे कवि सम्मेलनों के लिए आमंत्रित भी करते हैं। तो उनका एक दायरा, उसका भी विस्तार होता है। और ये जो कार्यक्रम लेके आए हैं, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इन अनुभवों से जो नवोदित या युवा रचनाकार हैं, जो युवा कवि हैं, कवित्रियां हैं, उनको सीखने को मिलेगा। एक तो हम सीखते हैं अपने स्वयं के अनुभव से, और दूसरा हम सीखते हैं दूसरों के अनुभव से। तो यहाँ पर हम कीर्ति जी के अनुभवों से हम लोग, युवा लोग भी सीख ले सकते हैं, और कैसी कैसी अलग अलग परिस्थितियों में से संबंधित जो ये किस्से हैं, इनमें सीख और सबक सब कुछ है, अनुभव तो साथ साथ है ही। तो उन अनुभवों से हम सीखेंगे, अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे, तो काव्य मंचों पर हो सकता है हम लोगों में से भी कुछ लोग सफल हों। और ये किस्से उनके खुद के अनुभवों से जनित है। जैसा कि मैंने कहा, किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको कवि सम्मेलनों के किस्सों की कोई किताब, मैंने तो कभी किसी लाइब्रेरी में देखी नहीं। तो इसीलिए किस्से और किस्सों से अलग है, काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल वास्तविक जीवन से पर आधारित है। और दूसरा, ये अनुभव संसार बहुत व्यापक है, और इसको कीर्ति जी ने बहुत ही सहज, मनोरंजक और बहुत ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। उनका लेखन गजब का है। ये सिर्फ सुनाने वाले किस्से नहीं है, साहित्यिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्से हैं। तो
हर बार हर एपिसोड में आपके सामने एक नई परिस्थितियां होंगी, नए किस्से होंगे, नए लोग होंगे, नई वेशभूषा होगी लोगों की और नई संस्कृति इन किस्सों में आपको देखने को मिलेगी पूरे देश की। तो ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस कार्यक्रम का। इसी के साथ अब मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके किस्से हम सब लोग बैठ के सुनेंगे। और ये भी साथ में बता दूं, संचालक के रूप में मैं आपका मित्र ओम प्रकाश कल्याणी हर एपिसोड में आपके साथ रहूंगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को, जो कि लगभग 32-33 वर्षों से हिंदी काव्य मंचों पर हैं। 1988 से उन्होंने यात्रा शुरू की और अभी तक लगातार वो छाई हुई है। देश विदेश का कोई ऐसा मंच नहीं है जिस पर उन्होंने काव्य पाठ ना किया हो और अनेक बार काव्य पाठ ना किया हो। और नवगीत में वो पीएचडी है, ग्वालियर से जीजाबाई विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उनका गीत संग्रह फिर नीला मन बहुत ही शानदार है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। अनेक सम्मानों से उनको नवाजा जा चुका है। तो ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले अंतर्राष्ट्रीय कवित्री मंच संचालिका और हमारे मंच की अध्यक्षा, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, जो कि उन्हीं का कार्यक्रम है, उन्हीं के अनुभव और उनके जीवन से निकला हुआ कार्यक्रम है। तो आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और थोड़ा सा आप भी इस बारे में बताइए, इन किस्सों के बारे में जो आप अपने जीवन से चुनकर लेके आ रही हैं, नायाब हीरे। कीर्ति जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार और कल्याणी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से एक ये नया कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आपके सामने मैं अपने जीवन के कवि सम्मेलनीय जीवन के कुछ किस्से लेकर आई हूँ। ओम प्रकाश जी, पिछले दिनों मैंने कुछ किस्से लिखे और फेसबुक पर पोस्ट किए, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, बहुत पसंद किया। और कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप इन किस्सों को वीडियो फॉर्म में लाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है और कुछ लोग पढ़ने में उतना आनंद नहीं ले पाते हैं जितना सुनने में आनंद लेते हैं। और वैसे भी किस्से कहानियां तो सुनने और सुनाने की ही विधा है। तो मैंने थोड़ी देर विचार किया, उसके बाद हरि जी ने भी कहा कि आप इसे वीडियो बनाइए, इसकी वीडियो फॉर्म में लाइए। और साथ में नरेश चंद्र जोशी जी, जो मैजिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने तो बहुत पहले मुझे कहा था कि आप कवि सम्मेलनों पर कुछ कार्यक्रम इस तरह से कीजिए जिससे कि आप कवि सम्मेलनों के बारे में, कवि सम्मेलन के कवियों के बारे में लोगों को पता चले। साथ में आगमन के जो संस्थापक हैं पवन जैन जी, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि आप कवि सम्मेलन के बारे में कोई कार्यक्रम बनाइए। तो इस तरह से इतने सारे लोगों ने जब मुझे कहा और मैंने ओम प्रकाश जी से बात की, हरि जी ने तो पहले ही कहा था, तो मुझे लगा कि शायद किस्से सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। पढ़ने में तो लोगों को पसंद आते ही हैं, लेकिन सुनने में और अधिक अच्छे लगेंगे। तो इस कार्यक्रम की संकल्पना हमने की। कवि सम्मेलन जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, बहुत लगन है और लेखन की क्षमता पर भी निर्भर करता है और व्यक्ति में धैर्य भी होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को मिलाकर जब कवि सम्मेलन बनता है, कोई व्यक्ति मंच पर आता है, तब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ करता है। तो मेरे 32 साल के अनुभवों के कुछ घटनाओं पर आधारित किस्से हैं जो शायद लोगों को कुछ सबक दे पाए, कुछ सीख दे पाए, उन्हें उनका कुछ मनोरंजन कर पाए, उनका कुछ मार्ग प्रशस्त कर पाए। तो इसलिए मैं कर पाएंगे, हमें पूरा यकीन है, बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत शानदार ये किस्से रहेंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आज पहला एपिसोड है हमारा, तो आज कौन सा किस्सा आप हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए लेकर आई हैं, तो एक बार उसके बारे में बता दें और वो किस्सा शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही बेसब्री से सभी को इंतजार है उस पहले किस्से का जो आज आप सुनाने जा रहे हैं। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैं भी सुनाने के लिए व्याकुल हूँ। किस्सा ही इस तरह का है, इतना रोचक किस्सा है। एक घटना पर आधारित ये किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ये लगभग 7-8 साल पहले की घटना है और इस घटना पर मैंने जो किस्सा लिखा है आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है दुख निवारण समागम में हास्य कवियों का जलवा। अरे वाह, दुख निवारण समागम, बहुत बढ़िया जी। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर जीटी करनाल रोड, और जीटी करनाल रोड के पास है बहुत बड़ा बुराड़ी मैदान। बुराड़ी मैदान में दुख निवारण शिविर का आयोजन था और उसी दुख निवारण समागम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन था। महेंद्र शर्मा जी उसके संयोजक थे। दिसंबर जनवरी का महीना रहा होगा, रात का समय और इतनी कड़ाके की सर्दी।
आप सोच सकते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली कोहरे की चादर में ढक जाती है, सारे लोगों के दांत किटकिटाने लगते हैं, सर्दी अपने शबाब पर होती है। शाम 7 बजे का समय था कवि सम्मेलन का। 6:45 मैं बुराड़ी मैदान पहुंच गई। बुराड़ी मैदान पहुंचने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, बहुत आश्चर्यजनक दृश्य था। सारे एक बहुत बड़ा टेंट, पक्का टेंट बुराड़ी मैदान पर लगा हुआ था और साथ में बहुत सारे ब्लैक कैट कमांडोज बुराड़ी मैदान में अपना पहरे पर तैनात थे। पूरा बुराड़ी मैदान किसी सैनिक छावनी की तरह से दिखाई दे रहा था। महेंद्र शर्मा जी मुझे बाहर ही मिल गए। महेंद्र शर्मा जी ने पूरे कार्यक्रम की संकल्पना बताते हुए मुझे कहा कि हमारा कार्यक्रम, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम 2 घंटे का है और 2 घंटे के बाद हम लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। मुझे लेकर महेंद्र शर्मा जी अंदर गए तो अंदर बड़े से टेंट के पास में एक छोटा सा टेंट था जो कि ग्रीन रूम था। हम सब कवियों को ग्रीन रूम में बिठाया गया। तो ग्रीन रूम भी इतना आलीशान था, वो किसी महल से कम नहीं था। ग्रीन रूम में बैठे हुए मुझे दिखाई दिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, महाकवि गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। साथ में जयपुर से वहां पर उपस्थित थे हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार, बहुत अच्छे गीतकार श्री सुरेंद्र दुबे जी, दीपक गुप्ता जी दिल्ली से और महेंद्र शर्मा जी तो थे ही। तो ऐसे कुल मिलाकर हम 5 कवि थे वहां पर उस कवि सम्मेलन के लिए उपस्थित थे। जी। वहां पहुंचने के बाद बड़ी भव्यता का अनुभव हुआ और सबसे अच्छा ये लगा कि रामायण सीरियल में जिस व्यक्ति ने राम का रोल किया था वो अरुण गोविल जी वहां उपस्थित थे और अरुण अरे गोविल वाह जी ने वाह हम वाह। सभी लोगों का तिलक लगाकर और आरती उतारकर हमारा स्वागत किया। इतना अरे स्वागत वाह। सम्मान कवियों का जब हुआ तो इतना मन प्रसन्न हुआ कि आज हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो भगवान ने आपका स्वागत किया तो आपके तो फिर तो पूरा ये कार्यक्रम आपको सफलता आपको प्राप्त हुआ होगा, तो मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद हमें सब लोगों को आमंत्रित किया गया कार्यक्रम के लिए बड़े वाले टेंट पर। हम जी। सारे कवि लोग बड़े अभिभूत हुए से उस कार्यक्रम स्थल पर, यानी बड़ा वाला जो टेंट था जहां पर बहुत विशाल मंच बना हुआ था, वहां हम लोग पहुंचे। वहां का दृश्य तो बहुत अद्भुत था। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल मंच था जिसकी बाईं ओर 50-60 कुर्सियां रखी हुई थी और मंच के दाहिनी ओर गायक कलाकार बैठे हुए थे, कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए थे। दाहिनी और बाईं ओर जहां कुर्सियां रखी हुई थी और जहां गायक कलाकार थे वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और बीच का मंच पूरा प्रकाशमान था। हम जब गए तो हमें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा गया तो हम बाईं ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। सामने जब मैंने देखा तो सामने लगभग 1 लाख श्रोता तो रहे होंगे। 1 देखिए लाख, वाह। मेरे मुंह से श्रोता ही निकलता है, लेकिन वो 1 लाख जो लोग बैठे हुए थे, 1 लाख लोगों की संख्या वहां पर थी जी। और वो सारे दुखी लोग बैठे हुए थे। दुख निवारण शिविर में मुझे लगता है कि वो सारी दुखी आत्माएं बैठी थी, अपने दुखी दुख आत्माएं। में खोई हुई। जी, वाह वाह वाह, अपने क्या संज्ञा दी अपने है। दुख में खोई हुई सारी दुखी आत्माएं वहां पर बैठी हुई थी। सब लोग सिर झुकाकर बैठे हुए थे और इतनी, जब हम भीड़ की कल्पना करते हैं ओम प्रकाश जी, तो हमारे मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वो चित्र होता जी है अफरा तफरी का, बड़े शोरगुल का चित्र होता है। लेकिन वहां पर जी। 1 लाख जो लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे इतने शांत बैठे थे, इतने चुप बैठे थे, इतनी शांति, इतनी नीरवता मैंने इतनी बड़ी संख्या में जन समुदाय को एकत्रित होते हुए और इतनी शांति मैंने उससे पहले भी कभी नहीं देखी और उसके बाद भी कभी नहीं देखी। इतना सन्नाटा, इतनी शांति, सब लोग अपने अपने दुख में डूबे हुए वहां पर बैठे हुए थे और मंच के बीचों बीच जहां प्रकाश था वहां पर जी। एक व्यक्ति दुख सुख, राग विराग, हानि लाभ, प्रेम घृणा, इन सब विषयों पर प्रवचन कर रहा था। बहुत अच्छा। अच्छी तरह से वो सुना रहा था और जहां हम कुर्सियों पर बैठे हुए थे मैंने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि वहां अंधेरा था। तो मैंने थोड़ी देर बाद जब आंखें कुछ देख पाने में सक्षम हुई तो मैंने देखा कि कुर्सियों पर आगे की तरफ रामायण और महाभारत के सारे कलाकार बैठे थे। राम, अच्छा। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अरे वाह। साथ में अन्य कलाकार और महाभारत के भी सीरियल के सारे कलाकार, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन,
और सारे कलाकार वहां बैठे हुए थे, साथ क्या में बात। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, क्रिकेटर्स, सब लोग वहां बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में हमें भी बिठा दिया गया। बड़ा अच्छा लग रहा था, सारा वातावरण बहुत सम्मोहनकारी था। वो प्रवचन दे रहे थे, वो प्रवचनकार जी अपना जी। प्रवचन जारी था, और साथ में वो गायक कलाकार थे, वो इस तरह से गायन कर रहे थे, इस तरह से वाद्य बजा रहे थे कि पूरा का पूरा वातावरण किसी न किसी इंद्रजाल सा प्रतीत हो रहा था। अरे बहुत वाह, सम्मोहक इंद्रजाल। वातावरण था, बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत सम्मोहक वातावरण था, बड़ा शांत वातावरण था। उसके बाद अचानक से हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं मंच पर पहुंचते ही कवि सम्मेलन प्रारंभ होता है, हमें जी जी प्रतीक्षा जी। नहीं करनी पड़ती। लेकिन वहां कुछ अलग ही दुख निवारण का समागम था, तो पहला उद्देश्य उनका दुख निवारण करने का था और दूसरा उद्देश्य कवि सम्मेलन करने का था। लेकिन हम लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, प्रवचनकार अपना प्रवचन सुनाते जा रहे थे, सुनाते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रवचनकार ने अरुण गोविल जी का नाम पुकारा। जी अरुण गोविल जी स्पॉटलाइट में आए बीच में, और अरुण गोविल जी ने अपने अनुभव सुनाने प्रारंभ किए। अरुण गोविल जी जिन्होंने राम का अभिनय किया था, राम का रोल किया था, राम की भूमिका की थी, सब लोग उन्हें जी। राम की तरह ही, भगवान राम की तरह ही अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहना बिल्कुल बिल्कुल। प्रारंभ किया कि पहले मेरे जीवन में बहुत दुख था, दुखी दुख था, दुखी दुख था, लेकिन जब से महात्मा जी से परिचय हुआ है, दुख निवारण महात्मा जी से मेरा परिचय हुआ है, तब से मेरे जीवन में सुख ही सुख आ गया, सुख ही सुख आ गया, अरे वाह। शांति ही शांति आ गई। पहले मैं दर दर भटकता फिरता था, मेरी बात कोई नहीं सुनता था, लेकिन दुख निवारण महात्मा जी के चरणों में आने के बाद मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हो गया। सारे लोग, जितने लोग वहां बैठे थे, बड़े आशान्वित होकर बैठ गए। एक आश्वस्ति का भाव सबके मन में जागृत हो गया कि जो भगवान श्री राम जी का जिन्होंने अभिनय किया है, वो अगर इस तरह से कह रहे हैं, तो वास्तव में जी। आज हमारा यहाँ पर आना सार्थक हो गया। और उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोग आते चले गए। लक्ष्मण जी ने अपने भाव प्रकट किए, साथ में अच्छा। भरत जी ने अपने भाव प्रकट किए, और दशरथ जी भी वहां पर थे। महाभारत के जितने कलाकार थे वो सारे वहां पर थे। भीष्म पितामह जो बने थे, उन्होंने अपना अनुभव वहां पर बताया, लगभग इसी तरह का अनुभव कि हम पहले बिल्कुल गए गुजरे थे, हमें कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब से दुख निवारण महात्मा जी से परिचय हुआ है, तब से हमारा जीवन ही बदल गया, हमारी काया पलट हो गई, हम इस तरह से बड़े बिल्कुल मंचों पर छा गए, अभिनय के क्षेत्र हमारे लिए खुल गया। इस तरह का सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया। अपने अपने अनुभव बताने लगे। और हम जब पीछे बैठे बैठे थे, सारे कवि लोग, वो मन ही मन बड़ा मतलब प्रसन्न से हो रहे थे। हमें तो सारा उनका इंद्रजाल पता चल रहा था, क्योंकि वो जी। भी पारिश्रमिक देकर अपना अपना अनुभव बताने के लिए वहां आमंत्रित किए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने पूरी कलाकारी के साथ, पूरे अभिनय के साथ सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन सामने ओम प्रकाश जी, सामने जो लोग बैठे थे, जितने दुखी लोग बैठे थे, उन्हें तो ये सारा सच्चा लग रहा था। उन्हें तो लग रहा था वास्तव में इनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा, और इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं। उनकी आशा और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। उसके बाद जब सारे लोग बताकर चले गए, संगीत कलाकार अपने संगीत बजा रहे थे, ध्वनि प्रकाश व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि सारा वातावरण ध्वनि और प्रकाश के सम्मोहन में एक तरह से बंध गया था। थोड़ी देर बाद हमने महेंद्र शर्मा जी से कहा कि अरे महेंद्र शर्मा जी, अब कवि सम्मेलन कब प्रारंभ होगा। महेंद्र शर्मा जी भी थोड़े से अनमने से हो रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग 7 बजे के आए बैठे थे, और उसके बाद जी 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बज गए, लेकिन कवि सम्मेलन का न तो वहां कोई वातावरण था, और न ही जी। कविता का कोई दृश्य वहां पर ऐसा लग रहा था कि कवि सम्मेलन होने वाला है। एक मन तो ये किया कि हम लोग सब लोग उठकर चले जाएं, लेकिन दूसरी बात ये लगी कि नहीं, महेंद्र शर्मा जी हमारे कैप्टन हैं आज के, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक ये पूछना चाह रहा जो आपने बताया कि एक तिलिस्म में एक इंद्रजाल वहां क्रिएट कर दिया गया, तो ऐसे इंद्रजाल में क्या आप लोग भी थोड़ा फंसते हुए महसूस हुए थे? आपको भी लगा था कि ये तो बहुत महान महात्मा है, हमें भी इस संस्था में शामिल हो जाना चाहिए, इन महात्मा को अपना गुरु बना लेना चाहिए? क्या किसी आपको या किसी साथी को ऐसा महसूस हुआ?
ऐसा है ओम प्रकाश जी, अगर हम दुखी आत्मा होते और मंच के सामने बैठे होते, और सामने बैठकर वो दृश्य देखते, तो कदाचित हमारे मन में भी ऐसा कुछ भाव जी आता। लेकिन चूंकि हम मंच पर बैठे वो सारा प्रपंच देख रहे थे, और हम भी एक तरह का इंद्रजाल फैलाने में माहिर लोग हैं। हम भी बिल्कुल, अपनी ये तो है। कविताओं का एक मोह जाल ही फैलाते हैं श्रोताओं में। लेकिन ये बिल्कुल अलग सही। बात है कि वो कृत्रिम नहीं होता, वो सहज होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। सारा घटनाक्रम हमारे सामने चल रहा था। और उसके बाद उस प्रवचनकार ने, जब उसका प्रवचन भी चल रहा था, वहां पर गायन भी चल रहा था, प्रकाश भी बड़ा अच्छा हो रहा था, एक तरह से पूरा का पूरा वातावरण उस दुख निवारण समागम का बड़ा आकर्षक केंद्र था। अचानक से क्या हुआ, मंच के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज पैदा हुआ। इतना अच्छा, अद्भुत प्रकाश, इतना अद्भुत प्रकाश। और वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला गया। क्या बात। गायक कलाकार उस प्रकाश के अनुमति के साथ साथ में अपने अपने अपना अपना गायन का स्केल बढ़ाते चले गए। गायन और जी, प्रकाश का मिश्रण इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था कि मंच पर अब कुछ अचंभा होने वाला है, कुछ आश्चर्यजनक कोई दृश्य होने वाला है। और वास्तव अच्छा, में ऐसा हुआ भी। धीरे 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 वो प्रकाश इतना बड़ा होता चला गया, नीचे से प्रकाश उठना प्रारंभ हुआ और ऊपर तक वो प्रकाश फैलता हुआ चला गया। और उस अच्छा, प्रकाश पुंज के बीच में से एक ज्योति उत्पन्न हुई, और उस ज्योति में से एक भव्य मूर्ति के दर्शन हुए। वो भव्य मूर्ति उस प्रकाश पुंज से बाहर निकलकर मंच पर एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। मंच के सिंहासन पर वो एकदम से साधिकार पूर्वक उस सिंहासन पर जाकर बैठ गई। जी। वही दुख निवारण महात्मा थी। हाँ हाँ, महात्मा जी की जय। महात्मा जी के चेहरे पर बहुत तेज था, बिल्कुल शांत भाव से वो आंखें नीचे करके बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जैसे ही महात्मा जी वहां आकर बैठे, महात्मा जी के बैठने के बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके आंखें खोलते ही सारे जितने भी दुखी आत्माएं सामने बैठी थी, सारे के सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे कि कोई अलौकिक पुरुष के दर्शन हो गए हों, किसी ईश्वर वाह। के दर्शन हो गए हों। अब तो उनका दुख मिटने ही वाला है, इस तरह का वातावरण हो गया। लेकिन एक बात थी कि भले ही 1 लाख जो दुखी लोग थे वो उठकर खड़े हो गए हों हाथ जोड़कर, लेकिन उन्होंने कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं की। शांति उतनी ही थी, नीरवता उतनी ही थी, सन्नाटा उतना ही था, बिल्कुल भी शोर नहीं था, बहुत शांत वातावरण था। दुख निवारण महात्मा जी ने अपना एक हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए सबको नीचे बैठने के लिए इशारा किया। सारे लोग एक साथ नीचे बैठ गए। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड और उस कड़ाके की सर्दी में धरती पर बैठे हुए 1 लाख लोग, और वो भी इतने शांत बैठे हुए थे। बड़ा आश्चर्यजनक सारा कुछ लग रहा था। ये जो मैं आज का किस्सा सुना रही हूँ, वो एक ड्रामे की सीरीज है, एक प्रपंच की श्रृंखला है, जो आज मैं आपके सामने एक के बाद एक दृश्य में आपके सामने बताती हुई चलूंगी। कहानी आपने पूरी फिल्मी है। संभवतः ऐसी घटना कभी सुनी नहीं होगी जी और जी, कभी बिल्कुल देखी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सुनी। जैसे ही वो महात्मा जी बैठे मंच के ऊपर, मंच पर तो जो सिंहासन लगा था उस सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठने के बाद सारे दर्शक खड़े हो गए, सारे जितने भी उनके अनुयायी थे, सारे जी, दुखी लोग थे, वो खड़े हो गए हाथ दुखी जोड़कर, आत्माएं। दुखी आत्माएं। और उसके बाद महात्मा जी ने आशीर्वाद में हाथ ऊपर किया और उन्हें बैठने का इशारा किया। सब लोग शांति से नीचे बैठ गए। महात्मा जी भी चुप होकर आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और जो प्रवचनकार अच्छा, था उसे इशारा ऐसे किया। प्रवचनकार ने पता नहीं उनका इशारा क्या सुना, क्या समझा, उनका कोई संकेत इसी तरह का होगा कि भीड़ में से एकदम से एक नारी प्रकट हुई और खड़े होकर उसने जोर जोर से विलाप करना प्रारंभ कर दिया। उसके पास तक माइक पहुंचाया गया। माइक जैसे ही उसके हाथ में आया उसने रोना प्रारंभ कर दिया। हाय, मैं मर गई थी, मैं मर गई थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं बर्बाद हो गई थी। मेरी पीठ में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊं।
सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया था, सारे पीर महात्माओं को दिखा दिया था, लेकिन मेरे पीठ का दर्द बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ। एक दिन मैंने अखबार में देखा, दुख निवारण समागम समागम का विज्ञापन छपा हुआ था। तो मैं जल्दी से सारे दरवाजे फिरते फिरते जब मैं निराश हो गई, तब मैंने दुख निवारण समागम के बारे में जाना और मैंने यहाँ पर 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर दुख निवारण समागम में मैं आई। यहाँ आने के बाद चमत्कार हो गया। 10 दिन के समागम को अटेंड करने के बाद मेरे पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार क्या हो गया, बात है। चमत्कार हो गया। जय महात्मा जी की, जय महात्मा जी की। 1500 में दुख निवारण हो गया उनका। जब वो बोल ही रही थी, उतने में पुरुषों में से एक पुरुष खड़ा हो गया और बोला, जय महात्मा जी की, जय महात्मा जी की। सभी लोग महात्मा जी की जय बोलिएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़ा उद्योगपति था। हाँ, था ही कहना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल भी उद्योगपति क्या कहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा उद्योगपति था, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था, बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक के बाद एक मुझे घाटा होना शुरू हो गया। मेरी 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई थी और मेरा सारा बैंक बैलेंस जीरो हो गया, सारी गाड़ियां बिक गई, सारे मकान बिक गए, फार्म हाउस बिक गया। मैं बिल्कुल अच्छा। पागलों जैसा हो गया था। मेरा दोस्त एक दिन मुझे महात्मा जी के पास लेकर आया और जब से मैं महात्मा जी के शरण में आया हूँ, तब से मेरी काया पलट हो गई। मेरे वाह 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 वाह। बिजनेस में भी फायदा होने लगा और अब तो मुझे लगता है कि धीरे 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 मेरा व्यापार पटरी पर आकर बैठेगा। जय महात्मा जी की, जय महात्मा जी की, जय महात्मा जी की। इतना वो बहुत बोल अच्छा। ही रहा था, तब 17-18 साल की युवती खड़ी हुई। युवती अच्छा, खड़ी हर उम्र होकर के जोर लोग। जोर से चिल्लाने लगी, मैं लुट गई जी। थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं जिससे प्यार करती थी, क्या बताऊं, मैं जिससे प्यार करती थी वो मुझे छोड़कर चला गया, वो बेवफा निकला। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल लुट गई थी, बर्बाद हो गई थी। मैं उसके अलावा किसी को चाह नहीं सकती थी, कैसे चाह सकती थी। मैंने उससे प्यार किया था और आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो बेवफा निकला, मुझे छोड़कर चला गया। मैंने एक बार तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन मर नहीं पाई। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं मर भी नहीं पाई। मेरी मौसी एक दिन मुझे इस समागम में लेकर आई और उसके बाद जब से मैंने महात्मा जी के दर्शन किए, मेरा तब खोया से हुआ प्यार मेरा मिल गया। भाग्य खुल गया। इतनी शांति, इतना प्रेम मुझे महात्मा जी से प्राप्त हुआ है कि मैं क्या हाँ, बताऊं। अब तो मेरे पिता भी धन्य हो। यही हैं, मेरी माता भी यही हैं, मेरे भाई भी यही हैं, मेरे सखा भी यही हैं। अब जहां पर भी महात्मा जी का ये शिविर लगता है, इनका समागम होता है, मैं दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ। अब इनके धन्य अलावा हो, मुझे धन्य कोई हो। सुझाई नहीं देता। जय महात्मा जी की, जय महात्मा जी की। ये जय सारा महात्मा ड्रामा हम देख रहे थे, इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा जी। वाकई इंद्रजाल हमने वाकई नहीं वाकई। देखा। और ऐसे ही वास्तव में फंसाया जो जाता महात्मा जी के जो दिखाई दे रहे थे, उनकी जो वेशभूषा थी कल्याणी जी, वो किसी पीसी सरकार या जादूगर आनंद से कम नहीं थी। है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जादू ही तो कर रहे थे उन लोगों में, और क्या था ये सब। वो जो भव्य मूर्ति थी वो किसी जादूगर से कम नहीं थी, और ध्वनि जी। और प्रकाश व्यवस्था मिलकर तो उस जादू को और ज्यादा गहरा बना दे बढ़ा रही रही। थी। थोड़ी देर हम लोग सारा ड्रामा देखते रहे, लेकिन जब हमने घड़ी देखी, घड़ी में 11:15 बज गए। फिर तो हमारा अच्छा, बिल्कुल धैर्य जवाब देने लगा। हमने फिर 7 बजे का महेंद्र समय शर्मा और जी से 11:15। कहा, जी, फिर हमने जी। महेंद्र शर्मा जी से कहा, महेंद्र शर्मा जी क्या हो रहा है ये। महेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे हास्य कवि, बहुत बड़े जी, पत्रकार और बहुत सज्जन इंसान। बिल्कुल जितना बिल्कुल सज्जन बिल्कुल। कोई हो सकता है उतने सज्जन इंसान वो है। हम सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत उनका अब सम्मान करते हैं। हरियाणा हरियाणा में इससे ज्यादा सज्जन हो भी नहीं सकता। वो तो मुझे लगता ही नहीं कि वो हरियाणा के होंगे, क्योंकि हरियाणा के भी लोग नहीं, ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश जी, आप भी बड़े सज्जन हैं, आप भी हरियाणा के हैं। धन्यवाद। उनके बाद हरियाणा मेरा ही को नंबर ऐसा आता है। ऐसा ऐसा बदनाम हरियाणा को, अपने प्रदेश को मत कीजिए। नहीं नहीं, तो बदनाम नहीं है। ये जब महेंद्र शर्मा जी से हमने कहा कि कब होगा शुरू कवि सम्मेलन, तो बोले अभी अभी करता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तो जिस संपर्क सूत्र ने महेंद्र शर्मा जी से कवि सम्मेलन करने के लिए ये सारा प्रस्ताव रखा था,
महेंद्र शर्मा जी ने उस संपर्क सूत्र को पकड़ा और उसे कहा कि भाई कब होने वाला है कवि सम्मेलन। तो संपर्क सूत्र तो स्वयं ही इंद्रजाल का हिस्सा था, वो क्या करे, लेकिन फिर भी सही उसने कहा बात। कि हाँ अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ। हम लोग फिर बैठ गए, क्योंकि वो सारा दृश्य देखने में आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन चूंकि बिल्कुल समय बिल्कुल। बहुत हो रहा था इसलिए ऐसा लग रहा था कि कवि सम्मेलन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता तो अपना सारा ये माया जाल फैलाने की थी। कवि सम्मेलन तो बिल्कुल। द्वितीय स्तर पर आ रहा था उनके लिए। उसके बाद 12 बज गए, 12 बजे तो बहुत एक और ड्रामा प्रारंभ हुआ। जी जी, अब बताइए ये बताइए। ड्रामा भी देखिए। 50 जी। किलो का केक मंच पर एक अच्छा, ट्रॉली पर रख कर लाया गया, 50 किलो का। 50 किलो, वाह। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा केक होगा, क्योंकि मंच भी इतना विशाल था, बहुत बड़ा मंच था। और उस महात्मा मंच जी भी के तो बड़े थे। बीचों बीच, जी, और मंच के बीचों बीच वो केक रखा गया। केक जी। रखने के बाद पूरी लाइटें बंद कर दी गई। पूरी अच्छा। लाइटें बंद होने के बाद केक के ऊपर कुछ नीली पीली हरी लाल कुछ बत्तियां जल रही थी, बस उतनी जलती रही। और स्पॉटलाइट में वो केक केक था, बाकी सब जगह अच्छा। अंधेरा था। कोई फिल्म का दृश्य जैसे चलता है ना, उस तरह से पूरी फिल्म ये ऐसी चल रही थी। हम तो देख देख के आश्चर्यचकित भी हो रहे थे और मन मन में हंस भी रहे थे कि देखो क्या ड्रामा चल रहा है, क्या नहीं, प्रपंच चल वाकई। रहा है। उसके बाद ये एक फूलों से सजी हुई सीढ़ी रखी गई, उसको केक अच्छा। केक से सटाकर रखा गया। महात्मा जी धीरे 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 अपने सिंहासन से उठे और उठकर वो सीढ़ियों पर हौले 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 कदमों से ऊपर चढ़े। फिर एक चाकू के द्वारा बड़ी नजाकत से, बड़ी कोमलता नजाकत से। से उन्होंने वो केक काटा। जैसे ही महात्मा जी ने केक काटा, वैसे ही गायक कलाकार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू। ये गान करने लगे। हम बड़े जी। आश्चर्यचकित, अरे बाप रे, ये महात्मा जी के साधु और महात्मा जी का किसी का इस तरह से आधुनिक रूप से इस तरह का ये जो बर्थडे मनाना हमने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में उस दिन देखा। उसके पहले मैंने कभी और उसके बाद भी नहीं देखा किसी साधु संत महात्मा का इस तरह इतनी बड़ी केक काटकर और हैप्पी बर्थडे टू यू के गायन के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा हो, मैंने नहीं देखा। धीरे 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 वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। केक वहां से हटा लिया गया, उसका वितरण बाद में हुआ। अच्छा। फिर महात्मा जी चुपचाप बैठ, अभी तक महात्मा जी कुछ बोले नहीं थे, चुप ही थे, अच्छा। शांत थे, आंखें लगभग बंद सी थी उनकी। फिर आकर वो जी। अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठने के बाद धीरे से आंखें खोली और धीरे धीरे कुछ कुछ ध्वनियां उनके मुखारविंद से प्रस्फुटित होने लगी। संस्कृत के कुछ श्लोक वो बोल रहे थे। सच में उनकी वाणी में गजब का सम्मोहन था। अच्छा। उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। बहुत आकर्षक उनकी वाणी थी, बड़ी शांत, बड़े धैर्य से वो बोलते जा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे संस्कृत में। और धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली और बस शांत बैठ गए। एक आभा थी, एक आलोक था उनके चेहरे पर, एक तेज था। हम्म। वाह। फिर उन्होंने ऐसा इशारा किया अपने वो प्रवचनकार को। प्रवचनकार ने अपना मोबाइल फोन खोला। अब हाईटेक ड्रामा देखिए। अच्छा, और भी ये इससे बड़ा ड्रामा हाईटेक हुआ है। हाईटेक हाईटेक ड्रामा। ड्रामा। जी जी जी। हम लोग तो देख ही रहे थे सारा ड्रामा और हम सारे ड्रामे समझ रहे थे। इसका प्लस पॉइंट यही है कि हम लोग मंच पर बैठे थे, आमंत्रित रूप से कविगण थे और हम सारी उनकी ड्रामेबाजियां देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जैसे इशारा किया वैसे वो प्रवचनकार ने मोबाइल खोला, मोबाइल को का स्पीकर ऑन किया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सीनेट में जब हमारा भाषण हुआ था, वहां पर जो मंत्री थे उन्हें फोन लगाइए। अच्छा। अरे तो वाह, बाबा जी तो उन्होंने, अंतरराष्ट्रीय निकले। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आपकी अंतरराष्ट्रीय, क्या वो अंतर, तरह। वो तो ब्रह्मांडीय थे, सारे ब्रह्मांड में उनका ब्रह्मांडी। पता नहीं कहाँ कहाँ होगा कनेक्शन। अच्छा। तो उन्होंने फोन लगाया। फोन लगाने के बाद स्पीकर ऑन करने के बाद माइक पर लगाया उन्होंने फोन और नंबर जी। घुमाया, पता नहीं क्या टक 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 कौन सा नंबर घुमाया, किसी के क्या पता। जैसे ही नंबर लगाया फोन एंगेज आने लगा।
दोबारा से लगाया फोन तो कोई जी। घंटी जाने लगी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। फिर तिबारा से फोन लगाया, फोन ही नहीं लगा। महात्मा जी ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम लगाते हैं फोन। और उन्होंने फोन लिया, अपने फोन, वो प्रवचनकार ने अपना फोन महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने फोन लिया, फिर टक 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 कुछ तो भी नंबर घुमाए, फोन किया, अचानक घंटी बजने लगी और फोन में से आवाज आने आने लगी, गुड मॉर्निंग सर। महात्मा जी ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ कर दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, एक अचंभा हो गया, क्योंकि प्रवचनकार जब फोन लगा रहा था तब फोन नहीं लगा, 3 बार में फोन नहीं लगा। और महात्मा जी ने फोन लगाया, दुख निवारण महात्मा जी ने फोन लगाया तो 1 बार में लग गया। ये महात्मा जी का चमत्कार था। सारे लोग इतने आशान्वित हो गए कि अब उनके दुख का निवारण तो इस दुख निवारण शिविर में आज के दिन होने ही वाला है। महात्मा जी ने कहा, आज मैं आपको वो बीज मंत्र दूंगा जिससे आप सबके दुख दूर हो जाएंगे, सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सबका दुख निवारण हो जाएगा। सारी दुखी आत्माएं बैठे 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 सोच रही थी कि बस आज तो हम सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे। लेकिन हम बड़े अनमने से हो रहे थे, हमें तो कवि सम्मेलन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें अब बिल्कुल उकताहट सी होने लगी थी कि अब तो कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहिए। हमने फिर महेंद्र शर्मा जी से कहा कि महेंद्र शर्मा जी, प्रारंभ कराइए कवि सम्मेलन। महेंद्र शर्मा जी ने संपर्क सूत्र से कहा, संपर्क सूत्र ने पर्ची लेकर उस प्रवचनकार के हाथ में थमाई। वहां से फिर से जवाब आया, फिर कहा कि बस अब आपका होने ही वाला है, होने वाला है। जैसे किसी छोटे बच्चे को टॉफी के लिए या चॉकलेट के लिए कहते हैं ना कि बस अब एक कभी ये काम कर दो, उसके बाद तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। टॉफी इस मिलेगी। तरह से हमें धैर्य बंधाया जा रहा था। फिर लेकिन अब तुरंत 5-7 मिनट बाद हमें बुलावा आ गया। हम भी बिल्कुल थोड़ा सा आंखें अच्छा, वाखें ठीक करके तैयार हो गए कि अब तो चलिए इतने देर में आखिरकार बुलावा आया। आखिरकार बुलावा आया। कितने शाम को बजे थे उसमें? 7 बजे से लेकर लगभग 1:30 बज गया। अच्छा, 1:30 बज गया था उस समय। बिल्कुल, तो और फिर 1:30 बजे आप तक वो सारा प्रपंच, सारा ड्रामा चलता रहा और हम लोग आप वो लोगों ने सब बड़ा देख, धैर्य रखा, मतलब इतने ज्यादा इंतजार उन लोगों ने कराया। धैर्य रखना पड़ा, क्योंकि जी। हमारे सेनापति थे महेंद्र शर्मा जी, और महेंद्र शर्मा जी बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं। और जिस संपर्क सूत्र ने उनसे कहा था कवि सम्मेलन कराने के लिए, उससे उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो संबंधों को तो निभाना पड़ता है। जी हम जी भी अपने संबंध निभा रहे थे, वो भी अपने संबंध निभा रहे थे, और इसी तरह जी। से काम चलता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए संबंधों का निर्वाह करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही उसके कहा। उसके बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। जी, क्योंकि फिर शुरू हुआ, फिर कवि सम्मेलन शुरू हुआ। अब सुनते जाइए क्या हुआ। फिर 5-7 मिनट बाद, क्योंकि हमारे हमारे देखिए, सामने हमारे लिए तो वो जितनी भी दुखी आत्माएं थी वो हमारे लिए श्रोता थे। तो जी। हमारे सामने श्रोता भी थे, सोफिस्टिकेटेड माइक भी था, हमारे पास कविताएं भी थी और कविताएं सुनाने की इच्छा भी थी। लेकिन बस कविताएं सुनाने की और कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी कविताएं हमारे मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ कर बाहर उछाले मारने के लिए तैयार बैठी थी। तो हमें तो लग रहा था आज पूरा जीम लेंगे हम श्रोताओं को। आज ऐसा लग पूरी रहा था कि भड़ास निकाले। भोजन भी है, भोजन भी है, भूख भी लगी हुई है, लेकिन बस जी। जीमने की अनुमति आज्ञा नहीं मिल रही हमें। बस ये उन्होंने कहा, बस अब आपका प्रारंभ होने वाला है। थोड़ी देर बाद हम बिल्कुल तैयार हुए, कवि सम्मेलन के मूड में आए, और वो हमें लेकर उन गायक कलाकारों के पास के मंच के बाईं ओर से दाहिनी ओर ले गए, जहाँ गायक कलाकार बैठे हुए थे। तो गायक कलाकारों के पास में पहले 5 कुर्सियां लगाई गई हमें बैठाने के लिए। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो कुर्सियां हटा ली गई और हमें सामने बिछे हुए कालीन पर बैठाया गया, बड़े सम्मान के साथ बैठाया गया। हमने इस पूरे प्रपंच के दौरान कभी अपमानित अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमारा सम्मान बड़ा हो रहा था। अरुण गोविल जी ने, जो राम बने थे, जी, उन्होंने हमारा बड़ी बात। स्वागत सम्मान किया। बीच बीच में हमें पूछ भी रहे थे, हमें कुछ चाय पीनी है क्या, कुछ खाना है क्या, तो हमारा अपमान तो वहां नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, समय बहुत अधिक हो गया था, इसलिए उकताहट थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कवि सम्मेलन प्रारंभ करने का नंबर तो आया। तो हम लोग वहां कालीन पर, हमें बैठने के लिए कहा गया। हम 5 जी। लोग कालीन पर बैठ गए। अब ऐसा लगा अब तो अपना कुछ ना कुछ करना ही है, कविताएं सुनानी है। महात्मा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी ने फिर ऐसा इशारा किया, कवि सम्मेलन प्रारंभ करने के लिए कहा। महात्मा जी बोल बहुत कम रहे थे,
बाकी सारा सारा काम उनके सब शिष्य लोग ही कर रहे चेले। थे। हाँ, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, महेंद्र शर्मा जी ने माइक संभाल लिया। महेंद्र शर्मा जी ने संचालन के लिए इशारे का माइक संभाला। इंतजार था इतनी देर से। बिल्कुल, संचालन के लिए माइक संभाला और माइक पर आते ही इतने देर की जो वो था धैर्य बंधा हुआ था, उसका धैर्य का बांध एकदम टूट गया टूट और गया। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया, जिस तरह हमेशा कहते हैं कि माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, हमारे जो दुख निवारण महात्मा जी बैठे हैं, जिन्होंने हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और हमें लगता है कि आपके दुख निवारण समागम में हमेशा का हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए। सारे जितने दुखी लोग बैठे हैं, आज हम उन्हें हास्य के माध्यम से सुखी करके जाएंगे। एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने इस तरह से चुटकियां सुनानी प्रारंभ की, जैसे कि हंसना मनुष्य का विशेषाधिकार है, जानवर अच्छा। रो सकता है लेकिन हंस नहीं हाँ। सकता। अगर कोई जानवर हंसते हुए नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो धीरे 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 आदमी होता जा रहा है। और अगर कोई अच्छा। आदमी आपके जैसे मनहूस दिखाई दे, श्रोताओं की तरफ इशारा करके किया, दुखी आत्माओं की तरफ, कि अगर जी। कोई आदमी आप लोगों की तरह से मनहूस दिखाई दे तो समझ लेना धीरे 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 वो जानवर होता जा रहा है। उनका ऐसा ही कहना था कि सारे जितने दुखी आत्माएं थी वो सुखी श्रोताओं में तब्दील होने लगी। धीरे धीरे सारे लोग जो सिर झुकाकर अपने दुख में निमग्न होकर बैठे थे, वो धीरे 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 सिर उठाने लगे और उनके अच्छा। होठों पर मुस्कान आने लगी। जो आने लगी। आंखों में दुख की परछाई छाई हुई थी इतने देर से, वो होठों पर मुस्कान आकर वो आंखों से दुख की परछाई समाप्त हो गई। फिर क्या था, हमें तो लग रहा था हमारा कवि सम्मेलन जम रहा है, और वास्तव में कवि सम्मेलन जम रहा था। जम ही रहा था। ओ महेंद्र शर्मा जी ने खूब सारी अपनी छोटी छोटी रचनाएं और कुछ चुटकुले भी सुनाए, कुछ चुटकियां ली, ऐसे कर करके पूरा वातावरण ठहाकों से गुंजायमान हो गया। ओम प्रकाश जी, आप कल्पना कीजिए कि 1 लाख श्रोता जो इतने देर तक शांत बैठे हों और वो एक अचानक से उस शांति को तोड़ते हुए ठहाके मारकर हंसने लगे। यही जादू ऐसा है कविता का। अद्भुत दृश्य उभर जाएगा। वही अद्भुत दृश्य मैंने बुराड़ी मैदान के दुख निवारण समागम में उस दिन देखा। उसके बाद उन्होंने दीपक गुप्ता जी को काव्य पाठ के लिए पहले नंबर पर आमंत्रित किया। दीपक गुप्ता जी ने भी उस दिन ऐसा सोटा घुमाया हास्य का कि एक के बाद एक छोटी छोटी कविताएं उन्होंने सुनानी प्रारंभ की, और उन छोटी छोटी कविताओं के द्वारा पूरा जो इंद्रजाल था, दुख का इंद्रजाल, जो कृत्रिम इंद्रजाल फैलाया हुआ था इतने वर्षों की मेहनत से और इतने करोड़ों रुपए खर्च करके, उन्होंने जो इंद्रजाल फैलाया हुआ था, वो दुख का इंद्रजाल सुख के समंदर में बदलता चला गया। वाह 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 वाह, क्या बात। दुख सुख में बदलता चला गया, आंसू मुस्कान में ढलते चले गए। धीरे धीरे पूरा वातावरण सुखमय हो गया, अट्टहासमय हो गया, ठहाकेमय हो गया। और उसके बाद तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हमें तो लग रहा था हमारा कवि सम्मेलन हिट हो रहा है, और 2 घंटे का समय महेंद्र शर्मा जी ने हमें बताया था, तो 2 घंटे तो कवि सम्मेलन चलना था। हम 5 कवि थे और सारे 5 कवि समर्थ रचनाकार थे। 2 घंटे का समय वैसे भी कम था हमारे लिए, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रमों में लगभग इसी तरह का समय होता है। तो वो जैसे ही वो दुखी आत्माएं सुखी बनने लगी, दीपक गुप्ता जी की कविताएं रंग जमाने लगी, फिर पर्ची आ गई महेंद्र शर्मा जी के पास कि जल्दी से कार्यक्रम समाप्त करना है, जल्दी कार्यक्रम समाप्त करना है। क्योंकि हास्य कवियों की जो हास्य कविताएं थी, वो दुख निवारण महात्मा जी के दिल पर छुरियां जैसी चला रही थी कि उनका सारा प्रपंच नष्ट हो रहा है। भाई क्या करें, इतना जो कर रखा है उन्होंने, और जो कृत्रिमता फैला रखी है, वो सहजता के सामने नतमस्तक हो रही है। फिर क्या किया जाए? दीपक जी ने अंधकार दूर कर दिया उनके मनों का, या उनकी बुद्धि पे जो छाया। दीपक जी ने जैसे ही उन्होंने महेंद्र शर्मा जी ने पर्ची दीपक जी को दे दी, दीपक गुप्ता जी को, कि कार्यक्रम जल्दी समाप्त करना है। दीपक जी ने देखा, ठीक है जल्दी समाप्त करना है तो जल्दी कर देंगे। उन्होंने बस 2-4 चुटकियां और ली, 2-4 ठहाके और लगवाए और बैठने लगे। उतनी देर में तो एक पर्ची और आ गई महेंद्र शर्मा जी के पास, और उस पर्ची में लिखा था कि 10 मिनट में पूरा कार्यक्रम समाप्त करना है। तो आप ही सोचिए, मैं हूं
डॉक्टर कुंवर बेचैन जी इतने बड़े रचनाकार, इतने बड़े गीतकार, महर्षि, महाकवि, जिन्होंने प्रतीक पांचाली के रूप में इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, इतनी इतनी बड़ी सर्जना है उनकी, वो वहां पर थे। जयपुर से हमारे बीच में विश्व विख्यात हास्य कवि और संवेदनशील गीतकार श्री सुरेंद्र दुबे जी थे, और मैं थी, और महेंद्र शर्मा जी थे। हम चार जी लोग जी काव्य पाठ करने के लिए थे, और मात्र 10 मिनट का समय हमें मिल रहा था। लेकिन कोई बताइए बात इतने। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे हमारे मन में कोई तनाव नहीं आया, कुछ भी हमने सोचा नहीं, सारी परिस्थितियों के लिए हम तैयार थे। महेंद्र शर्मा जी ने अपना छोटा छोटा कुछ तो कुछ सुनाया, और क्योंकि दो कवि तो हमारे उन सारी दुखी आत्माओं को सुख के सागर के तट तक ले ही आई थी, हमें जी, तो थोड़ा सा उन्हें अपनी पंक्तियों का सहारा देकर उस थोड़ा सुख और धक्का सागर देना में था। स्नान कराना था, सुख सागर में स्नान करवाना था बस। तो जी मैंने कुछ दो चार मुक्तक सुनाए, जी और उन्होंने सुरेंद्र दुबे जी ने अपनी कुछ दो चार छोटी छोटी रचनाएं सुनाई, एक मिनट की। और उसके बाद कुंवर बेचैन जी ने अपने 4-5 मुक्तक सुनाए। लेकिन जी। अचानक से क्या हुआ, जब कुंवर बेचैन जी जब सुना रहे थे, एकदम से लाइट बंद हो गई, अरे, बिल्कुल अंधेरा हो गया। जानबूझ के किया गया होगा मुझे लग रहा अंधेरा जब हो गया और कुंवर बेचैन जी बस अंतिम अपनी पंक्तियां सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि बस अब आप लोगों का कार्यक्रम हो गया, अब आप लोग ग्रीन रूम में चलिए। है। हम अच्छा। समझ गए कि क्या होने वाला है, क्यों हमें यहाँ पर 10 मिनट का ही समय दिया गया है। तो हम धीरे धीरे उस कृत्रिम माया जाल से निकलकर एक विश्वास के उजाले की ओर चले जा रहे थे। उनका जो भी फैलाया हुआ इंद्रजाल था, वो हमारे जी, 2-3 हास्य कवियों ने 10 मिनट में पूरा ध्वस्त कर दिया। इंद्रजाल ध्वस्त कर दिया। इसीलिए बिल्कुल, मैं बड़ी कहती बात। हूँ कि हमेशा कृत्रिमता पर सहजता की विजय होती है, दुख पर वाह, बड़ी सुख की बात कही। विजय होती है, बड़ी बात कही नकारात्मकता आप। पर सकारात्मकता की विजय होती है, आंसुओं पर मुस्कान की विजय होती है। तो उस दिन मैंने कविता की ताकत देखी, उसकी शक्ति देखी, उससे घबराते हुए उस इंद्रजाल फैलाने वाले लोगों को देखा। उस दिन से कविता पर मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ और अधिक दृढ़ और अधिक दृढ़ वाह, होता चला गया। क्या बात, क्या बात। बहुत ही तो ये शानदार किस्सा किस्सा। आज मैंने जी, आपको सुनाया। बहुत शानदार। श्रोताओं को भी बहुत, हमारे दर्शकों श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। और वाकई अपने आप में ये अलग ही तरह का किस्सा था। इस तरह का ऐसा लग रहा था कि एक फिल्म हमारे सामने चल रही है, और जो बिंब आपने बनाया, लगभग हम ऐसा लग रहा था हम देख ही पा रहे हैं पूरे उसको। जो शब्द बिंब आपने तैयार किया, वो बड़ी सफलता है आपके इस किस्से की। और वाकई शानदार किस्सा। और आपने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह एक आडंबर में लोग इस तरह से क्रिएट करके भोली वाली जनता को इस तरह से जी। फंसा लेते हैं। तो एक दो छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, तो ऐसे जी मन में है, पूछिए। क्योंकि इतना अच्छा किस्सा सुनकर कुछ जिज्ञासा हुई। तो एक तो ये कि जब आपको बोला गया कि 15 मिनट में ये किस्से ये समाप्त करना है, इतने बड़े बड़े दिग्गज कवि हैं, तो आपको कैसा उस समय लगा होगा? कोई हमें कहे तो बड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन आप लोग, मैं जानना चाहता हूँ, आप सब बड़े बड़े कविगण थे वहां पर, तो आप लोगों के लिए 15 मिनट तो कुछ भी नहीं है। आप ही 2 घंटे बहुत अच्छा सुनाती हैं, मुझे मालूम है। 1 घंटे में तो आप स्टार्ट होती हैं। तो ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, हम कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम कुछ भी सोचकर वहां नहीं बैठे थे। और इस तरह का अनुभव हमें पहले भी था। कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें कवि सम्मेलन मुख्य नहीं होता, उसमें जी मुख्य होता है उनके अलग कार्यक्रम, और कवि जी सम्मेलन उसमें साथ में रखा जाता है। तो इसलिए जी अगर पहले तो हमारे मन में था कि 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में हम लोग सुनाएंगे, लेकिन जब जी। पर्ची आ गई उनके पास, कितने 10 मिनट में सबको समाप्त करना है, ठीक है कोई बात नहीं, 10 मिनट में समाप्त कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने, हाँ, उन लोगों ने हमें बाकायदा हमारा जितना भी पारिश्रमिक तय था उतना हमें दिया, ससम्मान हमें जी विदा किया। हम एक जी। बहुत बड़ा अनुभव लेकर वहां से लौटे। ये हमारी उस दिन की उपलब्धि थी। अच्छा, शुरुआत में जब आपने वो दुखी आत्माओं को देखा होगा और जो उनका व्यवहार देखा होगा, तो आपको लगा था कि कवि सम्मेलन यहाँ सफल हो पाएगा, या इन श्रोताओं के बीच में कविगण चल पाएंगे? नहीं, दुखी आत्माओं पर तो हमें कोई विश्वास नहीं था, लेकिन हमें अपनी कविताओं पर विश्वास था। तो हाँ, ये इसलिए बात। ये तो हमें बिल्कुल पक्का था, हमें जो हम चीज देख रहे थे उससे हमें पूरा विश्वास था कि यहाँ कार्यक्रम 100% सफल होगा, क्योंकि इतने देर से ये लोग दुखी बैठे हैं। अगर इनको सुख की एक थोड़ी सी झलक भी मिल जाती है ना,
तो सारे के सारे लोग कविताओं में डूब जाएंगे। वाह वाह, और बहुत ऐसा बढ़िया। हुआ भी। और एक और प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस जी तरह का जो आपने देखा है, पूरा एक क्रिएट किया गया सीन, और लोगों को पैसे दिलाकर अपने बारे में अच्छा बुलाया जा रहा था, इतने लाखों श्रद्धालु बैठे हुए हैं वहां पर महात्मा जी के चरणों में, और महात्मा जी मतलब जो भी इशारा कर रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, तो कहीं आप लोगों के मन में ऐसा विचार आया था कि हम लोग ये क्या कविताओं में फंसे हुए हैं, हम लोग भी यार कुछ इस तरह का शुरू करते हैं, या मान सम्मान और पैसा कुछ इस तरह का किसी ने बात की ऐसी? क्योंकि मैं जैसे दीपक जी को मैं से एक बार बात हो रही थी, उन्होंने मुझे इस तरह का कुछ कहा था, इस किस्से के बारे में नहीं, तो एक बार मैंने पूछा सर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा यार ये लग रहा है छोड़ के ना मैं भी कहीं एक आश्रम खोल लूं, एक 2-4 चेलियां पाल लूं, इस तरह से भी बात हुई, तो उसमें ज्यादा आनंद है, ये तो जिस तरह के काम है ऐसे मजाक में कह रहे थे हालांकि। हाँ तो हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ उस समय तो ऐसा मन में लग रहा था कि कहाँ हम कवि सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। उससे तो जी इनका माया जाल कितना बड़ा है, और कितना जी इनको कितना धन, कितना कितना ऐश्वर्य इनके पास, इतने बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, इतने सारे लोग इनके सामने नतमस्तक हुए बैठे हैं। एक एक पल को तो आया था ये विचार, इसको इसको मैं झुटला नहीं सकती हूँ। ये विचार बिल्कुल आया होगा। बिल्कुल मन में आया था कि हम भी कुछ न कहीं साध्वी बन जाएं, सब लोग महात्मा बन जाएं, और सब मिलकर एक इस तरह की टीम बना लें और जगह जगह बिल्कुल अपने ऐसे शिविर लगाते रहें। लेकिन इसीलिए लेकिन प्रश्न मन में हाँ, उठा, लेकिन जो आनंद कविताओं में है और जो आनंद सहजता में है, वो वो कृत्रिमता उसी। में नहीं है। तो ऐसे और तो किसी कार्यक्रम में जाना हुआ आपका इसके इस बाद? तरह के तो नहीं, लेकिन साधु महात्माओं संत महात्माओं के कार्यक्रम में अवश्य बाद में भी गए हैं। लेकिन इतने आडंबर वाले नहीं? इतना आडंबर कहीं पर भी नहीं देखा। चलिए, बहुत अच्छा किस्सा रहा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत रोचक, और बहुत ही अच्छे शैली में आपने सुनाया, बहुत ही नाटकीयता के साथ, और बिल्कुल लग रहा था कि साक्षात हमारे सामने सब चीजें हो रही है। और पहला हमारे इस कार्यक्रम का किस्सा रहा, और बहुत ही अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे लग रहा है हमारे श्रोताओं दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और हर किस्से में एक सीख आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था। और इस किस्से में सीख ये है कि सबसे पहले तो इस तरह के आडंबरपूर्ण उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, हम सभी लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे आडंबरों में किसी ने भी क्रिएट की हो नहीं फंसना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी सीख इससे मिलती है, धैर्य रखना चाहिए। कवि मंचों पर ऐसी स्थितियां इन बड़े बड़े कवियों के सामने कितनी बार आई होंगी, और कई बार तो ये लगा होगा कि हो सकता है इससे भी छोटा हुआ हो, लेकिन 15 मिनट इतने बड़े बड़े कवियों को दिए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत सहजता के साथ उस कार्यक्रम को किया। ये बहुत बड़ी बात है, इससे हम सभी को बहुत सीखने को मिलता है कि हम सभी धैर्य रखें। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कीर्ति जी की इस किस्से में कि कृत्रिमता पर सहजता की विजय हमेशा होती है, और दुख पर, विषाद पर सुख की, खुशियों की विजय हमेशा होती है। और ऐसे परेशानियों में, दुख में हास्य थोड़ा सा भी क्रिएट किया जाए तो आपको एक अलग ही उमंग लेके आता है मन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो भी कोई विषाद में डूबा हो, दुख में डूबा हो, और कोई दुखी आत्मा हो, वो जाए उन बाबाओं के पास ना जाके कवि सम्मेलनों में जाए, खूब हास्य कविता या दूसरी कविताएं, गीत सुने और एंजॉय करे उस लाइफ को, तो उसके जीवन का विषाद वहीं दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी और एक बहुत एक बात ओम प्रकाश जी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मंच पर जो हास्य कविताएं पढ़ी जाती हैं उन्हें हास्य वास्य कहकर उसका उपहास करते हैं। तो हास्य रस अपने आप में बहुत बड़ा रस है। जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, उनको दूर करने के लिए तो हास्य रस ही है। तो ऐसे जो लोग, जो बड़े बड़े विद्वान हास्य को हास्य वास्य कहकर उसका कहते हैं। उपहास करते हैं, उन्हें ऐसे दुख निवारण कार्यक्रम में अगर वो बुलाएं तो उनका दुख निवारण और अधिक दुखी, जो लोग दुखी हैं वो करके और अधिक दुखी होंगे और उनका कारोबार और अच्छा चलेगा। शायद इस जी हास्य कवि सम्मेलन के बाद उस संपर्क सूत्र ने दोबारा से तो हास्य कवि सम्मेलन कराया नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी रसों का अपना महत्व है, जैसा कि कीर्ति जी ने बताया। श्रृंगार का महत्व है, वीर रस का महत्व है, तो हास्य का भी अपना महत्व है। जो बहुत सारे कहीं ना कहीं जीवन के दुख लेके बैठे होते हैं, उनको थोड़ी सी भी एक हास्य की किरण नजर आती है, तो उनको एक जीवन में एक अलग दिशा भी मिलती है और एक खुशी भी महसूस होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह एक और शानदार किस्सा लेकर आप सभी के बीच आएंगे। ओम प्रकाश कल्याण आपका मित्र, और साथ में होंगी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, एक और बहुत ही शानदार रोचक किस्से के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।